जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। सर, मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को बच बच के चीजें बताना चाहता हूं, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ ये डॉक्यूमेंट का सोर्स क्या है। ये डॉक्यूमेंट का सोर्स एक रैंडम टेलीग्राम है। मैंने किसी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे तक पहुंचा है। मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट्स की ट्रूथनेस क्या है मेरे को नहीं पता, पर मैं आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट का कंटेंट बताना चाहता हूँ। सर, इतना क्या डिस्क्लेमर दे रहे हो? क्या बात है? मुझे जितना लगता है ये वो डॉक्यूमेंट है जो इंस्टीट्यूट के कुछ सीनियर अथॉरिटीज जो होते हैं वो लोग एग्जामिनर को भेजते हैं एज एन इंस्ट्रक्शन कि जब आप पेपर चेक कर रहे हैं लॉ का, तो आप कुछ चीजों को ध्यान रखें और वो चीजों को ध्यान रख करके ही पेपर चेक करें। और सर, इसमें पॉजिटिविटी के अलावा कोई भी चीज नहीं भरी है। तो मैं एक बार जो बताना चाहता हूँ वो सुन लो। शायद ये चीजें आपको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इससे हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमको हमारे लॉ के अपकमिंग पेपर में प्रेजेंटेशन करने के लिए काम आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने क्या बोला? इंस्टीट्यूट ने, समझ लो, अपने एग्जामिनर को भेजा है। यू बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट एग्जामिनर एक्चुअली डू नॉट नीड एनी इंस्ट्रक्शन एज सच। तुमको नहीं चाहिए, पर फिर भी हम बोलेंगे ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो इवैल्यूएशन में, ताकि हर कोई पूरे इंडिया में एक ही तरीके से मार्क्स दे, इसलिए यूनिफॉर्मिटी हो, इसलिए हम आपको चीजें बताना चाहते हैं। ये लोग कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं दैट the valuation of the answer book must be carried out strictly with the guideline on instruction or marking scheme or solution। ये जो हमने दिया है इसके हिसाब से स्ट्रिक्टली होगा, इससे डाइवर्ट मत करना तुम। और क्या लिखा है सर? आप जो काम करोगे ना, आप जो काम करोगे दैट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू रिव्यू। आप जो काम करोगे वो फर्दर सब्जेक्ट टू रिव्यू होगा। एकदम डिलीजेंटली काम करना। देयर शुड बी नो लैप्स ऑन दिस अकाउंट एज द इंस्टीट्यूशन टेक्स इट वेरी सीरियसली। क्या लिखा है सर? यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्स्ट्रा कॉशन इन अवॉर्डिंग मार्क्स। एकदम ध्यान से मार्क्स देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस चीज को बहुत सीरियसली लेता है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो। ये सारी चीजें लिखी हुई है सर। अब इन्होंने कुछ स्पेशल नोट्स लिखे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है? मैक्सिमम मार्क्स allotted to each question should be given if the answer given by students covers the key answers that are expected from them। अगर तुम एकदम लॉ का लैंग्वेज नहीं भी लिख के आओगे, की वर्ड्स की पॉइंट्स अगर लिख करके आ जाओगे, तो आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। दूसरा क्या है? एज अ थंब रूल के हिसाब से डू नॉट अवॉर्ड जीरो मार्क्स अनलेस द आंसर इज टोटली रॉन्ग एंड डू नॉट अवॉर्ड फुल मार्क्स अनलेस द आंसर इज टोटली करेक्ट। मतलब अगर पूरा का पूरा आंसर गलत है तो जीरो नंबर, और पूरा का पूरा आंसर सही है तो आपको फुल नंबर्स मिलेंगे, वरना जीरो और फुल नंबर मिलना दोनों मुश्किल है। ये इन्होंने थंब रूल डाला है। इससे हमको एक चीज समझ आती है सर, जो मैं लर्न कर रहा हूं, कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। 100% तो लिख ही लेना चाहिए किसी भी हालत में। एक आध तुक्का आंसर का क्वालिटी थोड़ा कम भी हो जाए ना सर, तो चलता है। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये लोग इतनी आसानी से आपको फुल नंबर नहीं दे पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, 100% कवरेज करना तो भाई मैंडेटरी हो गया। और ये ट्रू नॉट ओनली फॉर दिस पेपर बट दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पेपर्स। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद ये लिखा है कि अगर, जाने दो, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है सर। ये पॉइंट एक्चुअली मैं भी नहीं मानता था, पर ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगर आप 6 क्वेश्चन है, 6 में से 6 सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करते हो, तो जिसमें आपने लीस्ट स्कोर किया है ना, वो क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मान करके इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब सर, अगर क्वेश्चन 1 to 6 था, को 85 लिखने थे, आपने 6 के 6 लिख दिए, और मान लो क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको सिर्फ 2 नंबर मिले, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 नंबर मिले, तो ये 4 नंबर वाले को कंसिडर कर लेंगे और 2 नंबर वाले को इग्नोर कर देंगे। तो क्या इसका मतलब ये कि पेपर पूरा अटेंड करके आना चाहिए? सर देखो, फाइनल लेवल पे इतना टाइम तो नहीं होता है, पर अगर हो सके तो कर लो। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा मत करो। आप कोशिश ये करो कि जितने क्वेश्चंस लिख रहे हो उसको क्वालिटी लिख करके आओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। क्या लिखा है इन्होंने? ये जो पेपर है ना, ये जनवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर शीट है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले सर, इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। इन्होंने एक एक लाइन पे क्या मार्क्स होगा इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने क्या बताया है? अभी आपको जनवरी 21 का तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर याद नहीं होगा, और मैं पूरे पूरे क्वेश्चन याद भी नहीं करवाऊंगा, पर मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर आपको पता है इफेक्टिव कैपिटल करके एक कॉन्सेप्ट होता है। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, तो इफेक्टिव कैपिटल के कैलकुलेशन में आपको पता है पेड अप शेयर कैपिटल लेते हो और शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं लेते हो। अब अगर एग्जाम में लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल जो है 860 करोड़ है, और उसके नीचे लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो 60 करोड़ है। अब सर सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि ये 60 करोड़ या 860 करोड़ में इंक्लूडेड है कि नहीं है।
इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो वहां पे सर अजम्पशन का खेल आ जाता है। और जब अजम्पशन का खेल आता है ना, तो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में देखो नॉर्मल अजम्पशन पहले ये लिया कि इंक्लूडेड नहीं है, फिर उसके बाद एक और ऑल्टरनेट आंसर लिखा जिसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने अज्यूम किया कि इंक्लूडेड है और फिर उन्होंने 60 माइनस किया। तो सर यहाँ पे जो ऑल्टरनेट आंसर है ना, अगर आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करोगे तो वहां पे ये ऑल्टरनेट आंसर के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट जब कहती है कि सजेस्टेड आंसर सिर्फ यूं ही तुम्हारे लिए सजेस्टेड है, इसके बेसिस पे पेपर करेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सही कहती है। इन्होंने यहाँ पे ऑल्टरनेट आंसर भी दे रखा है कि अगर बच्चे ने ये अज्यूम किया कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो ऊपर के 860 में इंक्लूडेड है, तो अगर उसने माइनस भी किया है तो उसको कंसिडर कर ले और उसका इफेक्टिव कैपिटल जो है वो अलग आएगा। पर अगर उसने इंक्लूड नहीं किया तो इफेक्टिव कैपिटल जो है अलग आएगा। इन्होंने दोनों आंसर में लिखा है सर। आपको सिर्फ आपको प्रोविजन नहीं समझना है सर, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपके अजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपना अजम्पशन क्लियरली क्लियरली लिख दिया कि भैया ये कंफ्यूजन हो रहा है, मेरा ये अजम्पशन है, तो एग्जामिनर जो है आपको कंसिडर जरूर करेगा। क्या लिखा है सर यहाँ पे नोट, किसके लिए, एग्जामिनर के लिए। सिंस नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट whether paid up equity share capital includes share application money or not, an alternate answer has been provided in which share application money has been excluded from the paid up share capital। अलग से इन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी को एक्सक्लूड किया है और एक ऑल्टरनेट आंसर बनाया है। समझे सर। उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ा। देखो सर ये क्वेश्चन जो था ना 8 मार्क का था, 8 नंबर का क्वेश्चन था और 4 पार्ट में डिवाइडेड था। 4 पार्ट में पहले पार्ट को इन्होंने 2 नंबर दिया, दूसरे पार्ट को 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के बेसिस पे उन्होंने मार्क्स डिवाइड किए हैं। हमको लगता है चारों पार्ट की इक्वल मार्किंग होंगे, नहीं सर। ये जो सेकंड पार्ट था जहां पे आपको इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना था, ये बहुत की कॉन्सेप्ट है, इसलिए इन्होंने इसके लिए 3 नंबर रखा है। अब सर नीचे देखो क्या लिखा है। Note that brief answers covering relevant aspects of the provision in the support to the answer rather than writing the whole section may be considered as an adequate answer। सर समझो, अगर आप इफेक्टिव कैपिटल का डेफिनेशन लिख रहे हो, वो डेफिनेशन में तो बहुत सारी चीजें आती है और बहुत सारी चीजें आप हटाते भी हो। आप पेड अप शेयर कैपिटल लेते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हो, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट्स माइनस करते हो, है ना। वो सारी चीजें आती है, बट आप पूरा का पूरा नहीं भी लिखते बैठोगे, अगर सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखोगे जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो भी वो मान लेंगे एडिक्वेट आंसर दिया है और आपको पूरे नंबर मिल जाने चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है सर, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इन्होंने क्या लिखा है, साइटिंग ऑफ सेक्शन नंबर और सबसेक्शन नंबर और केस लॉस इफ एनी डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मेन आंसर। सर मेरे को इसका इंटरप्रिटेशन बहुत सही से समझ नहीं आ रहा है, पर अगर नॉर्मल इंग्लिश रीडिंग मारूं तो मेरे को यह समझ आ रहा है कि ये बोल रहे हैं सेक्शन सबसेक्शन को मेन आंसर का पार्ट मत मानो, डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द मेन आंसर। मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि ये अगर आप इनका आंसर देखोगे तो ये लोग तो बकायदा सेक्शन सबसेक्शन नंबर पूरा पूरा लिख रहे हैं। अगर आप इनका मेन आंसर देखोगे तो ये लोग पूरा रेफरेंस लिख रहे हैं सर, ये लोग तो नहीं छोड़ रहे। पर इन्होंने ऐसा कोई लाइन लिखा है जिसका मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा है। पर मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो आप लोगों को सेक्शन नंबर लिखने के जरूर जरूर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग लिख करके आ रहे हैं और इनफैक्ट इन्होंने सजेस्टेड में भी लिखा है। तो सेक्शन नंबर अगर आता है तो जरूर लिख लेना, और आना ही चाहिए सर। डायरेक्टर्स जैसे चैप्टर्स का या बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो तो आना ही चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता तो गलत लिख के मत आना, पर सही सेक्शन नंबर जरूर जरूर लिख करके आना। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था यहाँ पे ये लोग स्टेप वाइज मार्किंग देंगे, पर इन्होंने स्टेप वाइज मार्किंग नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, पूरे पूरे प्रोविजन को ऐसा स्टेप 1 डाला। अबे इतना बड़ा स्टेप 1 होता है क्या। और उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या लिख दिया कि स्टेप 1 को 4 नंबर मिलेंगे, जिसमें से 3 नंबर प्रोविजन का रहेगा और 1 मार्क्स आंसर का रहेगा। 1 मार्क आंसर का मतलब क्या सर, कंक्लूजन का। ये शीट जितना मैंने देखा है ना, मेरे को एक चीज समझ आई है कि जो प्रोविजन होता है ना, जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है रेलेवेंट प्रोविजन, वो पूरा गेम बदल देता है सर। वो पूरा क्रक्स होता है आपके आंसर का। अगर आपने रेलेवेंट प्रोविजन में सही जगह हथियार मार दिया ना, तो आपका काम बन गया। पर अगर आपने रेलेवेंट प्रोविजन में सही चीज नहीं लिखी तो आपका काम ढंग से नहीं बनेगा। रेलेवेंट प्रोविजन को इन्होंने रिलेटिवली ज्यादा मार्किंग दिया है। डिड यू अंडरस्टैंड। यस सर। उसके बाद सर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो 4 नंबर का था। तो 4 नंबर का एक ही सेक्शन का क्वेश्चन था, तो उसको इन्होंने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और स्टेप 1 का उन्होंने बोला 2 नंबर, स्टेप 2 का 1 नंबर और स्टेप 3 का भी 1 नंबर। अब सर स्टेप 1 को जिसको इन्होंने 2 नंबर दिया है ना, वो और कुछ भी नहीं है पर सेक्शन 2(1) का 211 का पूरा रेलेवेंट प्रोविजन है। अगर आपने सही से प्रोविजन लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझे सर। अब सर आगे वापस से मैं ये 2B से आपको यही समझाना चाह रहा था। 4 मार्क का क्वेश्चन था, सेक्शन 243 पे था। जब आपने प्रोविजन ढंग से लिख दिया तो आपको प्रोविजन के 2 नंबर मिल गए। फिर क्वेश्चन में ना 2 पार्ट्स थे,
पहला पार्ट अगर आपने सही से लिख दिया कंक्लूजन तो 1 नंबर उसके, और दूसरे पार्ट के कंक्लूजन का 1 नंबर। तो सर लेंथ ब्रेड्थ आंसर का ये सारा मैटर नहीं करता है, और आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है वही है। रेलेवेंट प्रोविजन सही से लिख दिया तो आधे नंबर तो वही मिल गए, और कंक्लूजन सही से टिका दिया तो आपको 1-1 नंबर मिल गए। तो सर मैं आपको ये कहूंगा, अगर कोई प्रोविजन आता है आपको, पर उसको गिवन केस से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, कम से कम रेलेवेंट प्रोविजन लिख दो, ताकि रेलेवेंट प्रोविजन पे 2 नंबर मिल जाए। पर कंक्लूजन फिर गलत मत लिखना, क्योंकि गलत कंक्लूजन अगर लिखोगे तो वो पूरे पूरे नंबर आपको नहीं दे पाएगा। तो कंक्लूजन भले छोड़ देना, डिप्लोमेटिक कंक्लूजन दे देना, पर आप क्या करना, रेलेवेंट प्रोविजन को जरूर जरूर लिखना। अब सर एक बात समझाना चाहता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2C देख करके। क्वेश्चन नंबर 2C जो है ना सर, वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आया था, जो फेमा का कॉन्सेप्ट है। उसमें एक चीज देखो सर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्वेश्चन जो था ना, रूट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया वाला क्वेश्चन है, उसमें इसको इन्होंने 2 स्टेप में डिवाइड किया है। अभी तुम्हारे एग्जाम को 1 महीना 1.5 महीना बचा है, तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट किधर है कम से कम वो तो याद आना चाहिए, अंदर का होना हो, पर कम से कम किधर है वो तो याद आने का ना बाबा। सुनो मेरी बात सर, इन्होंने क्या किया, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था फेमा, उसको इन्होंने स्टेप 1 को दिया 2 नंबर और स्टेप 2 को दिया 1 नंबर। ठीक है, अब एक बात समझो, ये जो मैं स्टेप 1 पढ़ रहा था, तो इसमें इन्होंने इतना डिटेल्ड आंसर लिखा है, जैसे कि इन्होंने लिखा है एज पर रेगुलेशन 6, उसके बाद इन्होंने पूरा प्रोविजन लिखा है, उसके बाद इन्होंने विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2014 जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी चीजें लिखी है। अब मेरी एक बात समझो, इन्होंने इतनी चीजें लिख दी और इन्होंने कह दिया 2 नंबर दे देना, तो अगर आप इससे ज्यादा लिख रहे हो तो आपका टाइम गया। पर सर ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना, कि आपने रेगुलेशन 6 का भी रेफरेंस दिया, फेमा और पूरे रूल्स का भी रेफरेंस दिया, रेगुलेशन का भी रेफरेंस दिया, ऐसा तो नहीं हो सकते। आप तो बहुत लाइट आंसर लिखोगे, तो अगर एग्जामिनर चाहे भी ना, अगर आपका मेन पॉइंट भी करेक्ट है ना, तो भी वो आपको 2 नंबर नहीं देगा, वो आपको मैक्सिमम 1 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि ये पैरा में भी आपने सही से रेफरेंस नहीं दिया, ये पैरा में भी आपने सही से रेफरेंस नहीं दिया, तो आपको मुश्किल से 1 नंबर देगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट में कंक्लूजन है, उसके सिर्फ 1 नंबर है। तो अगर आप एकदम सही पॉइंट भी लिख करके आ जाओ ना, तो आपको 3 नंबर में से 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हम लोग हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक ने स्टूडेंट ने मेरे को भेजा, बोले सर मेरे को ना सिर्फ 63 आया, लॉ में कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है क्या? भाई देख, बहुत सब्जेक्टिव पेपर है, वो तो एग्जामिनर अच्छा होगा ना, तो उसको 70-75 भी दे देता है कि ले फुल ऑन फुल, क्योंकि इन्होंने शुरू में एक थंब रूल बताया है ना। तो अगर आंसर पूरा गलत होगा तो दूसरा, अगर पूरा गलत है तो 0 देना, और पूरा सही है तो जाके फुल देना। पूरा सही मतलब क्या? फिर तू रेगुलेशन भी लिख, डेट्स भी लिख, एक्सेप्शन भी लिख, सारी चीजें लिखोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो पूरे नंबर की आस तो मत ही करो, तो खुश रहोगे। आप आस ये करो 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लूं तो कम से कम 70% दे देगा तो 70 नंबर आ जाएंगे। नहीं देगा ना, चल कोई बात नहीं, 65 में खुश हूं मैं, 65 दे दे, ठीक है। अब सर मेरी बात सुनो, उसके अलावा सरफेसी का क्वेश्चन है उस समय पे जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद सर एक क्वेश्चन हमारा फॉरेन कंपनी का आया था, मैं आपको फॉरेन कंपनी का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना चाहता हूं। सर फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन में तुमको याद होगा, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दिया है तो क्लॉज 42 में। सर फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन था जिसमें 4 केसेस इन्होंने बोले थे कि फॉरेन कंपनी ये है, फॉरेन कंपनी वो है, तुम बताओ फॉरेन कंपनी है कि नहीं है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब इन्होंने जो प्रोविजन बनाया ना, तुम मानोगे नहीं, इन्होंने पूरे आंसर में, आंसर 3A का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कहीं पे भी रुक करके इन्होंने सबसे पहले 242 का डेफिनेशन नहीं लिखा। सबसे पहले इन्होंने 242 का डेफिनेशन नहीं लिखा, सीधा क्या लिखना शुरू कर दिया, इस केस में ये हुआ है तो इसको फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा, इस केस में ये नहीं हुआ है तो इसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। इस तरह का आंसर लिख करके खत्म कर दिया सर। इन्होंने कहीं फॉरेन कंपनी को डिफाइन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर 4 क्वेश्चन थे, 4 अलग अलग केसेस थे, अभी उसके सिर्फ 4 नंबर थे, एक केस का 1 नंबर था। तो आप जितने आसानी से, जितना टू द पॉइंट आंसर लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे। पर यहां पे अगर आप 242 को डिफाइन कर भी देते ना एक पैराग्राफ में ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपको आगे आंसर सीखने में आसानी हो जाती। अब सर यहां पे मैं डिस्कस क्या करना चाहता हूं, डिस्कस ये करना चाहता हूं कि यहां पे एक क्वेश्चन था सर, अगर एक फॉरेन कंपनी है इंडिया के बाहर, वो अगर इंडिया में एजेंट्स के थ्रू बिजनेस करती है, पर उसका अलग से कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो क्या उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा? सर क्या पूछा मैंने, इन द केस ऑफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड एम्प्लॉइज एजेंट इन इंडिया बट डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तुम इंडिया के बाहर की कंपनी हो, तुमने इंडिया में एजेंट्स अपॉइंट किया है, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, तो क्या तुमको फॉरेन कंपनी माना जाएगा? सर आपको अगर लॉ याद होगा तो फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में फिजिकली भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, या थ्रू एन एजेंट भी हो सकता है। अगर आपने एजेंट अपॉइंट किया है इंडिया में तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, और प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा तो उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। पर इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट बीइंग इंस्टीट्यूट, उन्हीं का पहले ऐसा एक क्वेश्चन आ रखा है और वहां पे उन्होंने बोला हाँ हाँ फॉरेन कंपनी है।
पर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया फॉरेन कंपनी नहीं है, और सर यहाँ पे इन्होंने ऑल्टरनेट आंसर नहीं दिया है। अगर इस तरह की चीजें होती है ना, अगर इस तरह की चीजें होती है, तो बच्चा जो अजम्पशन लिख के आया होगा उसको भी नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को तो स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है। तो सर यहाँ पे थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पर ये 1 मार्क का है। 1 मार्क का भी नहीं होना चाहिए, पर ये गड़बड़ तो है। इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ होते रहती है, होनी नहीं चाहिए, वो हम पूरा ध्यान रखेंगे, पर होते रहती है। सर क्या करें, इसी तरीके से पूरा आपका आंसर शीट दिया हुआ है, और इसमें कुछ भी बड़ा कोई कोई और चीज ऐसी निकल करके नहीं आ रही है। पर सर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और क्वेश्चन था 4B। 4B जो था ना, वो सेबी के एनओडीआर वाले पे 4 अलग-अलग केसेस पे क्वेश्चन था। 4 अलग-अलग पॉइंटर्स थे। अब सर ये 4 अलग-अलग पॉइंटर्स को ये लोग इंडिपेंडेंटली चेक करते। आपने कोई भी पॉइंट अगर सही लिखा है तो उसके 1 नंबर मिल जाएंगे, बाकी 3 गलत भी लिखे तो आपको 3 नंबर गलत हो जाएंगे, 1 नंबर तो मिलेगा। तो सर अगर आपको बिट्स एंड पीसेस में भी चीजें आ रही है ना, अगर आपको लिखना है तो आप उसको जरूर जरूर लिख दीजिए। बिल्कुल हेजिटेट मत करना कि मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा और कोई रेलेवेंट चीजें इसमें है। ठीक है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा और कोई रेलेवेंट चीजें इसमें है। मैंने पूरा आंसर के साथ गो थ्रू किया, मैंने पूरा मैच किया उसको। सर एक और छोटी सी चीज, प्रॉमिस लास्ट चीज आपको दिखाता हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं बचा। सर एक लास्ट चीज आपको दिखाता हूं, ये देखो एक क्वेश्चन आया था जो आपके इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5C। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था सर सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 क्या, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन आता है कौन नहीं आता है, उस पर पूरा क्वेश्चन था। अब सर ये क्वेश्चन में आप देखो, सिर्फ रेलेवेंट प्रोविजन जो सेक्शन 21 का है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, उसका इन्होंने 3 नंबर दिया 6 नंबर में से, सिर्फ ये पैराग्राफ। और उसके आगे उस पैराग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए इन्होंने टोटल मिला करके 3 नंबर दिया है, पर सिर्फ रेलेवेंट प्रोविजन लिखने का 3 नंबर दिया है। कैसे सर, स्टेप वन क्या है, 3 मार्क्स फॉर वन। उसके बाद स्टेप 2, 3, 4, स्टेप 2, 3, 4 का 1-1 मार्क, तो आपको मिला करके 6 नंबर मिले हैं। मतलब सर आप समझो, प्रोविजन अगर आपको आता है तो इंस्टीट्यूट ये मान लेता है कि आगे भी कंक्लूजन और एनालिसिस कर ही लेगा, प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है। समझे? बस आई थिंक दैट्स इट, देयर इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट अबाउट दिस, है ना। ये मतलब मैंने जब पेपर पूरा चेक किया तो मेरे को ये लगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज ही मैंने अपने इंटर के स्टूडेंट्स का क्लास टेस्ट लिया था। तो क्लास टेस्ट में मैंने स्टूडेंट का पेपर चेक करने के लिए मैंने हर एक सेक्शन नंबर को, प्रोविजन को मार्क्स लिखे, कितना प्रोविजन का मार्क्स होगा, हर एक लाइन में मैंने मार्क्स डाला है और 3-3 नंबर को बांटा है। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपने एक पॉइंट लिखा पर दूसरा पॉइंट नहीं लिखा तो कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये एग्जामिनर के बीच में भी अंडरस्टूड होना चाहिए, एग्जामिनर को भी समझना चाहिए कि अगर ये पूरे पॉइंट का 1 नंबर दिया है तो ऊपर वाला पॉइंट लिखा, नीचे वाला नहीं लिखा तो आधा नंबर देना चाहिए। पर अगर आप क्लियरली नहीं बताओगे तो वहां पे स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन आ जाता है, वहां एग्जामिनर बोलेगा भाई पूरा नहीं लिखा है ना, मैं नंबर नहीं दूंगा। ठीक है, तो सर वो सारी चीजें जो है वो थोड़ी इंप्रूव की जा सकती है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर से हमको ये समझ आया कि भैया रेलेवेंट प्रोविजन लिखो, सही सेक्शन नंबर का रेफरेंस लिखो और टू द पॉइंट आंसर लिखो, तो आपको जरूर जरूर पॉइंट मिलता है। और इन्होंने ये तक भी लिख दिया कि अगर जब आप रेलेवेंट प्रोविजन लिख रहे हो उसमें सिर्फ क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो चीजों को हिट कर रहे हो, तब भी आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज आई थिंक विद दैट इन माइंड, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टारगेट कि भैया 100 में से 70 तो हमको आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त सिर्फ इतना है कि जो भी 100 मार्क के क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर मेरे को पता हो। अब मैं उसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, थोड़ा इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में, थोड़ा बेरैक के लैंग्वेज में लिखूंगा, तो मिल मुला के मेरे को 65 to 70 नंबर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई डिडंट वांट टू मेक अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मेरे को दिखी जो मेरे को जिसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, बट आई होप यू अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ इट, दैट वी कैन डू इट। आई होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको कोई भी और चीज चाहिए हो तो मेरे को कमेंट पे जरूर बता देना। प्लीज दोस्तों, अपने पढ़ाई पे भरपूर ध्यान दे, पढ़ाई से सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई से तुम्हारा पेपर भी अच्छा चेक हो जाएगा, पढ़ाई से तुम पास भी हो जाओगे और पढ़ाई से तुमको रैंक भी आ जाएगी। सब कुछ छोड़ दो पीछे, अभी कर लो पढ़ाई, एग्जाम के बाद हम बाकी सारी चीजों की भी बातें करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, स्टडी वेल, हैप्पी लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत वीडियोस आते रहेंगे अब। So do make sure that you subscribe and stay tuned. Until then, this is CA Shubham Singhal signing off.